क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बिना आदेश दिए, बिना जबरदस्ती किए, बिना बहस किए लोगों से वही काम करवा लेते हैं जो वह चाहते हैं। वे लोगों को मजबूर नहीं करते, बल्कि लोग खुद ही वही फैसला लेने लगते हैं जो उस व्यक्ति के लिए फायदेमंद होता है। ये कोई जादू नहीं है, ये है रिवर्स साइकोलॉजी, मानव मन की एक ऐसी कला जिसे इतिहास के कई महान रणनीतिकारों ने समझा और इस्तेमाल किया। राजनीति में, व्यापार में, रिश्तों में और शक्ति के खेल में। कुछ लोग इसे मैनिपुलेशन कहते हैं, कुछ इसे साइकोलॉजिकल स्ट्रेटजी। लेकिन सच ये है कि मानव मन को समझे बिना आप कभी भी इन्फ्लुएंस की असली ताकत नहीं समझ सकते। आज आप जानेंगे रिवर्स साइकोलॉजी के थ्योरम, मार्कवेलियन लॉज, ऐसे सिद्धांत जो बताते हैं कि लोग कैसे सोचते हैं और कैसे कभी कभी उन्हें बिना बताए ही इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। लेकिन याद रखिए, यह ज्ञान जितना शक्तिशाली है उतना ही खतरनाक भी हो सकता है। लॉ वन, इल्यूजन ऑफ चॉइस। मानव मन को आदेश पसंद नहीं होता। जैसे ही कोई हमें सीधे कहता है यह काम अभी करो, हमारे भीतर एक छोटी सी आवाज उठती है। संगीत एक विरोध, एक हल्का सा प्रतिरोध। यह प्रतिरोध हमेशा दिखाई नहीं देता, लेकिन हमारे दिमाग में तुरंत एक भावना पैदा होती है, मुझे क्यों कहा जा रहा है। मानव मन स्वाभाविक रूप से स्वतंत्र रहना चाहता है। हर व्यक्ति यह महसूस करना चाहता है कि उसके फैसले उसके अपने हैं। यही कारण है कि सीधे आदेश अक्सर काम नहीं करते। लेकिन यहीं से शुरू होती है रिवर्स साइकोलॉजी की पहली और सबसे दिलचस्प रणनीति, इल्यूजन ऑफ चॉइस। इसका अर्थ है लोगों को ऐसा महसूस कराना कि निर्णय उनका है, जबकि दिशा आपने पहले ही तय कर दी होती है। मान लीजिए आप किसी से कहते हैं यह काम अभी करो, संभव है कि सामने वाला व्यक्ति टालने लगे, बहाने बनाए या फिर काम को बाद में करने की कोशिश करें। लेकिन अगर आप वही बात थोड़े अलग तरीके से कहें, तुम यह काम अभी करना चाहोगे या 1 घंटे बाद, अब स्थिति बदल जाती है। सामने वाले व्यक्ति को लगता है कि उसे विकल्प दिया गया है। वह सोचता है कि निर्णय उसके हाथ में है। लेकिन सच्चाई यह है कि दोनों विकल्प उसी दिशा में जा रहे हैं जो आप चाहते हैं। यही है इल्यूजन ऑफ चॉइस। अब इसे एक सरल उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक पेरेंट अपने बच्चे से कहता है जाओ पढ़ाई करो। बच्चा शायद तुरंत मना कर देगा या कहेगा थोड़ी देर बाद। लेकिन अगर वही पेरेंट कहे तुम पहले मैथ पढ़ना चाहोगे या साइंस, अब बच्चा पढ़ाई से बच नहीं सकता, क्योंकि विकल्प पढ़ाई के भीतर ही है। उसका दिमाग अब पढ़ाई से बचने के बजाय यह तय करने में व्यस्त है कि कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़े। यही इस रणनीति की असली शक्ति है। साइकोलॉजी के अनुसार मानव मन को ऑटोनॉमी की जरूरत होती है। हम सब चाहते हैं कि हमें कंट्रोल का एहसास हो। जब हमें विकल्प दिए जाते हैं तो हमारा दिमाग शांत रहता है। हमें लगता है कि हमने निर्णय खुद लिया है, और यही छोटा सा इल्यूजन व्यवहार को बदल सकता है, क्योंकि कई बार लोगों को नियंत्रित करने का सबसे आसान तरीका उन्हें यह महसूस कराना होता है कि वे खुद नियंत्रण में है। लॉ द फॉरबिडन फ्रूट इफेक्ट। मानव मन की एक दिलचस्प आदत है, जिस चीज को आसानी से मिल जाए उसकी कीमत अक्सर कम लगती है, लेकिन जैसे ही किसी चीज पर रोक लगाई जाती है वह अचानक बेहद आकर्षक बन जाती है। इतिहास की एक प्रसिद्ध कहानी इस मनोविज्ञान को बहुत गहराई से समझाती है। एडम और ईव की कहानी। कहा जाता है कि उन्हें स्वर्ग में हर चीज का आनंद लेने की अनुमति थी, फल, पेड़, प्रकृति, सब कुछ। लेकिन एक पेड़ था जिसका फल खाने से मना किया गया था। बस एक ही प्रतिबंध, और वही फल सबसे ज्यादा आकर्षक बन गया। यही मानव मन की प्रकृति है। साइकोलॉजी में इसे कहा जाता है फॉरबिडन फ्रूट इफेक्ट। जब किसी चीज पर प्रतिबंध लगाया जाता है तो उसका आकर्षण कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि प्रतिबंध केवल नियम नहीं बनाता, वह जिज्ञासा भी पैदा करता है। अब इसे वास्तविक जीवन में देखिए। मार्केटिंग की दुनिया इस सिद्धांत को बहुत अच्छी तरह समझती है। कई ब्रांड्स अपने प्रोडक्ट्स के साथ ऐसे शब्द इस्तेमाल करते हैं जैसे लिमिटेड एडिशन, ओनली फॉर मेंबर्स, एक्सक्लूसिव एक्सेस, ओनली 100 पीसेस अवेलेबल। ये शब्द सिर्फ जानकारी नहीं देते, ये हमारे दिमाग में एक संकेत पैदा करते हैं कि ये चीज सभी के लिए उपलब्ध नहीं है, और अचानक वह साधारण चीज भी खास लगने लगती है। स्केरसिटी यानी कमी आकर्षण को बढ़ा देती है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? इसका कारण हमारे दिमाग की एक गहरी साइकोलॉजिकल रिएक्शन है। जब हमें लगता है कि किसी चीज पर रोक लगाई गई है या वह हमसे दूर की जा रही है, तो हमारा मन उसे एक चुनौती की तरह देखने लगता है। साइकोलॉजी में इसे साइकोलॉजिकल रिएक्टेंस कहा जाता है। यह एक मानसिक प्रतिक्रिया है जो तब पैदा होती है जब हमें लगता है कि हमारी स्वतंत्रता सीमित की जा रही है। हमारा दिमाग कहता है अगर मुझे ये
नहीं करने दिया जा रहा, तो शायद इसमें कुछ खास है। और यही सोच इच्छा को और मजबूत बना देती है। यही कारण है कि कभी कभी सबसे शक्तिशाली आकर्षण किसी चीज की उपलब्धता से नहीं बल्कि उसकी मनाही से पैदा होता है, क्योंकि मानव मन को सबसे ज्यादा वही चीज खींचती है जिसे पाने से उसे रोका गया हो। लो 3 स्ट्रेटेजिक सरेंडर। जीत हमेशा ताकत दिखाने से नहीं मिलती, कभी कभी सबसे शक्तिशाली रणनीति होती है एक कदम पीछे हटना। पहली नजर में यह हार जैसा लगता है, लेकिन कई बार यही कदम असली जीत की शुरुआत बन जाता है। ऐसे कहा जाता है स्ट्रेटेजिक सरेंडर, यानी जानबूझकर कुछ देर के लिए हार मान लेना। यह कमजोरी नहीं है, यह एक मनोवैज्ञानिक रणनीति है जिसे कई अनुभवी नेगोशिएटर्स और लीडर्स इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि मानव व्यवहार का एक दिलचस्प नियम है, जितना ज्यादा विरोध होगा उतना ही ज्यादा प्रतिरोध पैदा होगा। लेकिन जैसे ही विरोध कम हो जाता है, लोगों की सोच बदलने लगती है। अब एक साधारण उदाहरण से इसे समझते हैं। मान लीजिए 2 लोग किसी मुद्दे पर बहस कर रहे हैं। अगर आप तुरंत सामने वाले की बात को गलत साबित करने लगते हैं तो बहस तेज होती जाती है, आवाज ऊंची होने लगती है, भावनाएं शामिल हो जाती हैं और धीरे धीरे बहस तर्क से हटकर अहंकार की लड़ाई बन जाती है। अब दोनों का लक्ष्य सच ढूंढना नहीं होता, संगीत, बल्कि जीतना होता है। लेकिन कल्पना कीजिए कि उसी बहस में आप अचानक कहते हैं शायद तुम सही हो। यह वाक्य बहस की दिशा बदल देता है। सामने वाला व्यक्ति जिसने खुद को बचाने के लिए मानसिक दीवार खड़ी की थी, अचानक शांत हो जाता है। उसे अब लड़ने की जरूरत महसूस नहीं होती और कई बार वह खुद अपनी बातों पर दोबारा सोचने लगता है। कभी कभी वह कहता है नहीं, मेरा मतलब वह नहीं था। यानी वही व्यक्ति जो कुछ सेकंड पहले अपनी बात पर अड़ा हुआ था, अब उसे खुद संशोधित करने लगता है। यही स्ट्रेटेजिक सरेंडर की ताकत है। वह सुनना बंद कर देता है, वह केवल अपनी बात को बचाने की कोशिश करता है। लेकिन जब विरोध कम हो जाता है तो उसका दिमाग शांत हो जाता है और उसी क्षण वह नए विचारों के लिए खुला हो सकता है। यही कारण है कि कभी कभी सबसे शक्तिशाली प्रभाव जोर से बोलने से नहीं बल्कि सही समय पर चुपचाप पीछे हट जाने से पैदा होता है। लॉ 4 पावर ऑफ साइलेंस। अक्सर लोग यह मानते हैं कि प्रभावशाली बनने का मतलब है ज्यादा बोलना, तेज बोलना, तुरंत जवाब देना, हर स्थिति में कुछ ना कुछ कहना। लेकिन सच इससे बिल्कुल अलग है। कई बार सबसे शक्तिशाली शब्द वो होते हैं जो बोले ही नहीं जाते। इसे कहते हैं पावर ऑफ साइलेंस। खामोशी एक ऐसी रणनीति है जिसे कई महान नेगोशिएटर्स, लीडर्स और इन्वेस्टिगेटर्स बहुत समझदारी से इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि खामोशी सिर्फ आवाज की अनुपस्थिति नहीं होती। खामोशी एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाती है। अब इसे एक सरल उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप किसी इंटरव्यू में बैठे हैं, आपसे एक सवाल पूछा जाता है, आप जवाब देते हैं और उसके बाद इंटरव्यूअर तुरंत कुछ नहीं कहता, वह बस आपको देखता रहता है। कुछ सेकंड गुजरते हैं और अचानक आपको थोड़ा असहज महसूस होने लगता है। आप सोचते हैं क्या मेरा जवाब अधूरा था, क्या मुझे और कुछ कहना चाहिए, और फिर आप खुद ही बोलना शुरू कर देते हैं। कई बार आप जरूरत से ज्यादा जानकारी भी दे देते हैं। यही खामोशी की ताकत है। अब यही स्थिति नेगोशिएशन में भी होती है। मान लीजिए आप एक कीमत बताते हैं और फिर कुछ नहीं कहते। अगर सामने वाला व्यक्ति उस खामोशी को सहन नहीं कर पाता तो वह खुद ही बोलना शुरू कर देता है। कभी कभी वह खुद ही बेहतर ऑफर दे देता है। साइकोलॉजी के अनुसार मानव दिमाग खाली जगह को पसंद नहीं करता। जब बातचीत में अचानक खामोशी आती है तो दिमाग उसे एक अधूरी स्थिति मानता है और वह उस खाली जगह को भरने की कोशिश करता है। इसीलिए कई लोग खामोशी को खत्म करने के लिए खुद बोलने लगते हैं। लेकिन जो लोग खामोशी को समझते हैं वे जानते हैं कि हर बातचीत में हर सवाल का जवाब तुरंत देना जरूरी नहीं होता। कभी कभी कुछ सेकंड की खामोशी लंबे भाषण से ज्यादा प्रभावशाली होती है, क्योंकि सही समय पर की गई खामोशी सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि दूसरे व्यक्ति के मन से सच्ची प्रतिक्रिया निकालती है। और यही कारण है कि इन्फ्लुएंस की दुनिया में कभी कभी सबसे ताकतवर आवाज वह होती है जो सुनाई ही नहीं देती। लॉ 5 मिरर ऑफ नार्सिसिज्म। हर इंसान के भीतर एक छुपी हुई इच्छा होती है। वह इच्छा है अपने बारे में अच्छा महसूस करने की। हर व्यक्ति चाहता है कि उसे समझा जाए, सराहा जाए और महत्वपूर्ण महसूस कराया जाए। मानव मन की यही इच्छा एक बहुत शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक सिद्धांत को जन्म देती है। इसे कहा जाता है मिरर ऑफ नार्सिसिज्म। इसका अर्थ है किसी व्यक्ति को उसकी सबसे अच्छी छवि दिखाना। जब आप किसी को उसकी आइडियल इमेज दिखाते हैं तो अक्सर वह उसी छवि के अनुसार व्यवहार करने लगता है, क्योंकि हर इंसान अपने बारे में एक कहानी बनाकर जीता है। कोई खुद को मेहनती मानता है, कोई खुद को ईमानदार समझता है,
कोई खुद को जिम्मेदार व्यक्ति मानता है, और जब कोई दूसरा व्यक्ति उसी कहानी को स्वीकार करता है तो वह व्यक्ति उस पहचान को बनाए रखने की कोशिश करता है। अब इसे एक सरल उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप किसी व्यक्ति से कहते हैं आप बहुत रिस्पॉन्सिबल इंसान हैं। यह एक साधारण तारीफ लग सकती है, लेकिन इसके पीछे एक गहरा साइकोलॉजिकल इफेक्ट छिपा होता है। जैसे ही वह व्यक्ति यह सुनता है, उसके मन में एक इमेज बनती है, एक जिम्मेदार व्यक्ति की इमेज। अब वह अवचेतन रूप से उस इमेज के अनुसार व्यवहार करने की कोशिश करता है। वह समय पर काम करने लगेगा, जिम्मेदारी लेने की कोशिश करेगा और अपने व्यवहार को उसी पहचान के अनुसार ढालने लगेगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति उस इमेज को टूटते हुए देखना नहीं चाहता जिसे वह अपने बारे में सच मानता है। यह रणनीति हमें यह समझाती है कि हर बहस जीतना जरूरी नहीं होता। कई बार बहस से बाहर निकलना ही सबसे बुद्धिमानी भरा कदम होता है। साइकोलॉजी के अनुसार जब व्यक्ति को सीधा विरोध मिलता है तो उसका दिमाग तुरंत डिफेंसिव मोड में चला जाता है। साइकोलॉजी के अनुसार इसे सेल्फ इमेज थ्योरी से समझा जा सकता है। हमारा व्यवहार हमारी पहचान से प्रभावित होता है। हम वही बनने की कोशिश करते हैं जो हम अपने बारे में मानते हैं। इसीलिए अगर किसी व्यक्ति को उसकी सबसे अच्छी पहचान दिखाई जाए तो वह उस पहचान को बनाए रखने के लिए प्रयास करता है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझनी जरूरी है। यह रणनीति तभी काम करती है जब शब्द सच्चे और स्वाभाविक लगे, क्योंकि झूठी प्रशंसा अक्सर पहचान ली जाती है। लेकिन जब किसी व्यक्ति को उसकी सबसे अच्छी छवि दिखाई जाती है तो कई बार वह उसी छवि में ढलने लगता है, और यही मिरर ऑफ नार्सिसिज्म की असली शक्ति है। क्योंकि कभी कभी लोगों को बदलने का सबसे आसान तरीका उन्हें यह दिखाना होता है कि वे पहले से ही बेहतर इंसान हैं। लॉय ईगो चैलेंज टेक्निक। मानव मन में एक ऐसी शक्ति छुपी होती है जो कई बार तर्क से भी ज्यादा प्रभावशाली होती है। वह शक्ति है अहंकार। ईगो यानी अपने आप को साबित करने की इच्छा। हर व्यक्ति अपने भीतर एक पहचान लेकर चलता है। वह खुद को सक्षम मानता है, मजबूत मानता है और कई बार दूसरों से बेहतर भी समझता है। इसी वजह से जब किसी के ईगो को चुनौती दी जाती है तो वह अचानक सक्रिय हो जाता है, और यही सिद्धांत कहलाता है ईगो चैलेंज टेक्निक। इस रणनीति का आधार बहुत सरल है। अगर आप किसी व्यक्ति से कहें शायद यह काम तुम्हारे बस का नहीं है, तो अक्सर दो प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं। कुछ लोग पीछे हट सकते हैं, लेकिन बहुत से लोग इसे एक चुनौती की तरह लेते हैं। उनके भीतर तुरंत एक आवाज उठती है, मैं क्यों नहीं कर सकता, और उसी क्षण उनका ईगो सक्रिय हो जाता है। अब उनका लक्ष्य सिर्फ काम करना नहीं होता, बल्कि खुद को साबित करना होता है। यही कारण है कि कई बार एक छोटा सा डाउट किसी व्यक्ति के अंदर बहुत बड़ी मोटिवेशन पैदा कर देता है। अब इसे एक वास्तविक उदाहरण से समझते हैं। स्पोर्ट्स की दुनिया में कई कोचेस इस तकनीक का उपयोग करते हैं। मान लीजिए एक खिलाड़ी कठिन अभ्यास से थक चुका है, उसका मन हार मानने लगा है। तभी कोच कहता है शायद तुम इस लेवल के लिए तैयार नहीं हो। यह वाक्य सुनते ही खिलाड़ी के भीतर कुछ बदल जाता है। अब वह थकान के बावजूद खुद को साबित करने की कोशिश करता है। वो और मेहनत करता है, क्योंकि अब यह सिर्फ अभ्यास नहीं रहा, यह उसके ईगो की बात बन रही है। साइकोलॉजी के अनुसार मानव ईगो अपनी पहचान की रक्षा करना चाहता है। जब कोई हमारी क्षमता पर सवाल उठाता है तो हमारा दिमाग उसे एक खतरे की तरह देखता है, और उसी खतरे का जवाब देने के लिए हम खुद को साबित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस तकनीक का उपयोग सावधानी से करना जरूरी है, क्योंकि हर व्यक्ति की प्रतिक्रिया अलग हो सकती है। कुछ लोग चुनौती से प्रेरित होते हैं और कुछ लोग उससे निराश भी हो सकते हैं। लेकिन सही परिस्थिति में सही तरीके से दी गई चुनौती किसी व्यक्ति के भीतर छुपी हुई शक्ति को जगाने की क्षमता रखती है, क्योंकि कभी कभी सबसे मजबूत प्रेरणा प्रशंसा से नहीं, बल्कि खुद को गलत साबित करने की इच्छा से पैदा होती है। लॉस साथ एंजाइटी ऑफ फ्रीडम। हम अक्सर यह मानते हैं कि जितनी ज्यादा आजादी होगी हम उतने खुश होंगे, जितने ज्यादा विकल्प होंगे निर्णय लेना उतना आसान होगा। लेकिन मानव मन की सच्चाई कई बार इसके बिल्कुल उलट होती है। दिलचस्प बात यह है कि बहुत ज्यादा आजादी भी डर पैदा कर सकती है। इसे कहा जाता है एंजाइटी ऑफ फ्रीडम। जब हमारे सामने बहुत सारे विकल्प होते हैं तो हमारा दिमाग अचानक उलझने लगता है। हम सोचने लगते हैं कौन सा विकल्प सही है, अगर मैंने गलत चुन लिया तो क्या कोई बेहतर विकल्प छूट जाएगा, और इसी सोच के कारण निर्णय लेना कठिन हो जाता है। यानी विकल्प बढ़ते हैं लेकिन स्पष्टता कम हो जाती है। अब इसे एक साधारण उदाहरण से समझते हैं। कल्पना कीजिए आप एक रेस्टोरेंट में बैठे हैं। अगर मेन्यू में सिर्फ 5 से 6
डिशेस हो तो निर्णय लेना आसान होता है, आप जल्दी से चुन लेते हैं। लेकिन अगर मेन्यू में 50 या 60 आइटम्स हो तो आप अचानक रुक जाते हैं। आप हर ऑप्शन पढ़ते हैं, तुलना करते हैं, सोचते हैं कि कौन सा बेहतर होगा, और कई बार निर्णय लेने में बहुत समय लग जाता है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि डिसीजन लेने के बाद भी मन पूरी तरह संतुष्ट नहीं होता, क्योंकि हमें लगता है शायद कोई और ऑप्शन बेहतर था। यही कारण है कि कई मॉडर्न रेस्टोरेंट्स जानबूझकर लिमिटेड मेन्यू रखते हैं। कम विकल्प निर्णय को आसान बना देते हैं। साइकोलॉजी में इस फिनोमिनन को कहा जाता है चॉइस ओवरलोड। जब हमारे सामने बहुत ज्यादा विकल्प होते हैं तो हमारा दिमाग उन्हें प्रोसेस करने में थक जाता है, और ये मानसिक थकान डिसीजन एंजाइटी पैदा करती है। यानी विकल्प जितने बढ़ते हैं उतना ही कंफ्यूजन भी बढ़ सकता है। इसीलिए कई बार सबसे प्रभावशाली स्ट्रेटजी सभी विकल्प दिखाना नहीं होती, बल्कि उन्हें सीमित करना होती है। क्योंकि मानव मन अनंत संभावनाओं के बीच नहीं, बल्कि स्पष्ट दिशा के साथ ज्यादा सहज महसूस करता है। और यही कारण है कि कभी कभी सबसे बड़ी आजादी कम विकल्पों के भीतर ही मिलती है, क्योंकि जब रास्ते कम होते हैं तो मन ज्यादा स्पष्टता के साथ आगे बढ़ सकता है। लॉ आर्ट फॉल्स वीकनेस स्ट्रेटजी। शक्ति हमेशा ताकत दिखाने से नहीं आती, कभी कभी सबसे बड़ी रणनीति होती है कमजोर दिखाई देना। यह सुनने में अजीब लग सकता है। हमारी दुनिया हमें सिखाती है कि हमें हमेशा मजबूत दिखना चाहिए, आत्मविश्वासी, निडर और नियंत्रण में। लेकिन इतिहास और मनोविज्ञान कुछ अलग ही कहानी बताते हैं। कई बार जो व्यक्ति खुद को बहुत शक्तिशाली दिखाता है वह लोगों को सावधान कर देता है। लोग उसके आसपास सतर्क हो जाते हैं, वे अपनी असली सोच छुपाने लगते हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति कमजोर या साधारण दिखाई देता है तो लोगों की सावधानी कम हो जाती है, और यहीं से शुरू होती है फॉल्स वीकनेस स्ट्रेटजी। इस रणनीति का मतलब है जानबूझकर खुद को कम खतरनाक दिखाना, ताकि सामने वाला व्यक्ति खुलकर व्यवहार करे। अब इसे एक उदाहरण से समझते हैं। कल्पना कीजिए कि दो लोग एक नेगोशिएशन में बैठे हैं। अगर एक व्यक्ति बहुत आत्मविश्वास और आक्रामक तरीके से बात करता है तो दूसरा व्यक्ति तुरंत सतर्क हो जाएगा। वह अपनी जानकारी छुपाने लगेगा, वह सावधानी से शब्द चुनेगा। लेकिन अगर वही व्यक्ति शांत, साधारण और थोड़ा असुरक्षित दिखाई दे तो सामने वाला व्यक्ति ज्यादा खुल सकता है। वह सोच सकता है यह व्यक्ति उतना मजबूत नेगोशिएटर नहीं है, और इसी सोच के कारण वह ज्यादा जानकारी साझा कर सकता है। यही वह क्षण होता है जहां असली इंसाइट मिलती है। इतिहास में भी कई महान रणनीतिकारों ने इस सिद्धांत का उपयोग किया है। कई बार सेनाएं जानबूझकर कमजोर दिखाई देती थी ताकि दुश्मन आत्मविश्वास में आकर गलती कर बैठे। साइकोलॉजी के अनुसार मानव मन खतरे के प्रति बहुत संवेदनशील होता है। जब हमें कोई व्यक्ति शक्तिशाली या प्रभावशाली लगता है तो हमारा दिमाग तुरंत डिफेंसिव मोड में चला जाता है, हम सतर्क हो जाते हैं। लेकिन जब खतरा कम महसूस होता है तो हमारी सुरक्षा दीवारें नीचे आने लगती हैं, और उसी समय लोग अपनी असली सोच और भावनाएं प्रकट करते हैं। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझनी जरूरी है। फॉल्स वीकनेस का मतलब वास्तव में कमजोर होना नहीं है, ये केवल एक परसेप्शन स्ट्रेटजी है। क्योंकि कई बार सबसे बुद्धिमान व्यक्ति वो नहीं होता जो हर समय अपनी ताकत दिखाए, बल्कि वह होता है जो सही समय पर अपनी ताकत छुपा सके। लॉ ऑफ कंस्ट्रक्टिव पेसिमिज्म। हम अक्सर सोचते हैं कि लोगों को मोटिवेट करने का सबसे अच्छा तरीका है उन्हें लगातार प्रोत्साहित करना, उन्हें बताना कि तुम यह कर सकते हो, तुम बहुत कैपेबल हो। और कई बार यह सच भी होता है। लेकिन मानव मन की प्रेरणा हमेशा प्रशंसा से ही नहीं आती। कभी कभी थोड़ा सा संदेह भी बहुत बड़ी मोटिवेशन बन सकता है। इसी सिद्धांत को कहा जाता है कंस्ट्रक्टिव पेसिमिज्म। कंस्ट्रक्टिव पेसिमिज्म का अर्थ है ऐसा संदेह व्यक्त करना जो व्यक्ति को निराश ना करे, बल्कि उसे खुद को साबित करने के लिए प्रेरित करे। अब कल्पना कीजिए कि आप किसी से कहते हैं मुझे नहीं लगता कि यह संभव है। यह वाक्य सुनकर कुछ लोग शायद पीछे हटे, लेकिन बहुत से लोग इसे एक चुनौती की तरह लेते हैं। उनके भीतर एक भावना पैदा होती है, मैं तुम्हें गलत साबित करके दिखाऊंगा, और उसी क्षण उनके अंदर एक नई ऊर्जा पैदा हो सकती है। अब यह केवल काम नहीं रह जाता, यह आत्मसम्मान की बात बन जाती है। अब इसे एक वास्तविक उदाहरण से समझते हैं। कई टीचर्स स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के लिए कभी कभी इसी टेक्निक का उपयोग करते हैं। मान लीजिए एक स्टूडेंट किसी कठिन प्रॉब्लम को देखकर कहता है यह मुझसे नहीं होगा, तभी टीचर कहता है शायद यह प्रॉब्लम तुम्हारे लेवल से थोड़ी ज्यादा मुश्किल है। यह सुनकर स्टूडेंट के भीतर दो भावनाएं पैदा हों,
सकती हैं। पहली वो हार मान ले, लेकिन दूसरी वो खुद को साबित करने की कोशिश करें, और कई बार यही दूसरी प्रतिक्रिया उसके अंदर छुपी हुई क्षमता को बाहर ले आती है। साइकोलॉजी के अनुसार मानव मन रिकॉग्निशन चाहता है। हम चाहते हैं कि लोग हमारी क्षमता को देखें और उसे स्वीकार करें। लेकिन जब कोई हमारी क्षमता पर संदेह करता है तो हमारा दिमाग उसे एक चुनौती के रूप में देख सकता है, और उसी चुनौती को जीतने के लिए हम अधिक मेहनत करने लगते हैं। लेकिन यहां संतुलन बहुत महत्वपूर्ण है। कंस्ट्रक्टिव पेसिमिज्म तभी काम करता है जब उसमें अपमान नहीं बल्कि चुनौती छुपी हो, क्योंकि सही तरह से दिया गया संदेह कई बार किसी व्यक्ति के भीतर अविश्वसनीय प्रेरणा जगा सकता है, और कभी कभी लोग अपनी सबसे बड़ी उपलब्धियां प्रशंसा के कारण नहीं बल्कि किसी के संदेह को गलत साबित करने के लिए हासिल करते हैं। लॉट एंड इम्प्लांटेड आइडिया मानव मन का एक रोचक रहस्य है। लोग अक्सर उन विचारों को आसानी से स्वीकार नहीं करते जो सीधे उन्हें बताए जाते हैं, लेकिन वही लोग उन विचारों को बहुत मजबूती से मान लेते हैं जो उन्हें लगता है कि उन्होंने खुद सोचे हैं। यही सिद्धांत कहलाता है इम्प्लांटेड आइडिया। इसका अर्थ है किसी के मन में विचार डालना, लेकिन इस तरह कि उसे लगे कि यह विचार उसका अपना है, क्योंकि मानव मन स्वतंत्रता को बहुत महत्व देता है। हम अपने निर्णयों पर नियंत्रण महसूस करना चाहते हैं, और जब कोई हमें सीधे बताता है कि हमें क्या करना चाहिए तो हमारा दिमाग अक्सर उसका विरोध करने लगता है। लेकिन अगर वही विचार हमारे अपने दिमाग से पैदा होता हुआ लगे तो हम उसे ज्यादा सहजता से स्वीकार करते हैं। अब इसे एक सरल उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप अपने दोस्त को सलाह देते हैं, तुम्हें यह काम करना चाहिए। संभव है वह तुरंत कहे नहीं, मुझे नहीं लगता। लेकिन अगर आप उससे पूछें, क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह तरीका बेहतर हो सकता है, अब स्थिति बदल जाती है, क्योंकि अब यह आदेश नहीं है, यह एक सवाल है, और सवाल दिमाग को सोचने पर मजबूर करता है। जैसे ही वह व्यक्ति इस सवाल पर विचार करता है, उसके मन में खुद एक विचार बनने लगता है, और अगर वह उस निष्कर्ष पर पहुंचता है तो उसे लगता है कि यह निर्णय उसका अपना है। यही इम्प्लांटेड आइडिया की असली शक्ति है। आपने विचार दिया, लेकिन उसे ऐसा महसूस हुआ कि विचार उसी के दिमाग से आया है। साइकोलॉजी के अनुसार इसी सेल्फ जनरेटेड परसुएशन से समझा जा सकता है। जब कोई विचार व्यक्ति खुद बनाता है तो वह उससे ज्यादा गहराई से जुड़ जाता है, क्योंकि वह केवल सूचना नहीं होती, वह उसके अपने सोचने की प्रक्रिया का परिणाम होती है, और इसी वजह से वह उस विचार को ज्यादा मजबूती से मानता है। यही कारण है कि कई महान लीडर्स और कम्युनिकेटर्स सीधे जवाब देने के बजाय सवाल पूछते हैं, क्योंकि कई बार लोगों को बदलने का सबसे प्रभावी तरीका उन्हें बताना नहीं होता, बल्कि उन्हें सोचने के लिए सही सवाल देना होता है। और जब विचार किसी के अपने मन से पैदा होता है तो वह सबसे मजबूत विचार बन जाता है। लॉ 11 कंट्रास्ट प्रिंसिपल मानव मन चीजों को अकेले नहीं समझता। हम अक्सर किसी चीज की असली कीमत तभी समझते हैं जब उसे किसी दूसरी चीज से तुलना करने का मौका मिलता है, यानी हमारा दिमाग अक्सर तुलना के आधार पर निर्णय लेता है। इसी मनोवैज्ञानिक सिद्धांत को कहा जाता है कंट्रास्ट प्रिंसिपल। कंट्रास्ट प्रिंसिपल का मतलब है किसी चीज को इस तरह प्रस्तुत करना कि उसके पहले या बाद में आने वाली चीज अलग तरीके से महसूस हो, यानी परसेप्शन बदल जाता है। अब इसे एक साधारण उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप एक दुकान में जाते हैं। सबसे पहले आपको एक बहुत महंगा प्रोडक्ट दिखाया जाता है, उसकी कीमत है $0। आप उसे देखते हैं और तुरंत सोचते हैं ये बहुत महंगा है। फिर दुकानदार आपको दूसरा प्रोडक्ट दिखाता है जिसकी कीमत है $0। अब $0 अचानक ज्यादा रीजनेबल लगने लगते हैं। हालांकि अगर आपने वही प्रोडक्ट सीधे पहले देखा होता तो शायद वह भी महंगा लगता, लेकिन क्योंकि आपने पहले एक ज्यादा महंगी चीज देखी, आपका परसेप्शन बदल गया। यही कंट्रास्ट प्रिंसिपल की ताकत है। अब इसे नेगोशिएशन में देखिए। कई एक्सपीरियंस नेगोशिएटर्स जानबूझकर सबसे पहले एक बहुत बड़ा प्रस्ताव रखते हैं। उदाहरण के लिए अगर कोई व्यक्ति 500 की डील चाहता है तो वह शुरुआत 80,000 से कर सकता है। जब सामने वाला व्यक्ति इस बड़े प्रस्ताव को सुनता है तो उसे यह बहुत ज्यादा लगता है, लेकिन बाद में जब कीमत 500 तक आती है तो वह अचानक रीजनेबल लगने लगती है। हालांकि असल लक्ष्य तो शुरू से ही वही था। साइकोलॉजी के अनुसार हमारा दिमाग एब्सोल्यूट नंबर से कम और रिलेटिव डिफरेंसेस से ज्यादा प्रभावित होता है। हम चीजों को अलग अलग नहीं देखते, हम उन्हें संदर्भ के साथ देखते हैं। यानी जो चीज पहले देखी गई वह बाद वाली चीज के परसेप्शन को बदल सकती है। इसीलिए कई बिजनेसेस प्राइसिंग, मार्केटिंग और नेगोशिएशन
में कंट्रास्ट प्रिंसिपल का उपयोग करते हैं, क्योंकि सही तुलना किसी भी निर्णय को पूरी तरह बदल सकती है। और यही कारण है कि मानव मन में किसी चीज की असली कीमत अक्सर उसकी वास्तविक कीमत से नहीं बल्कि उसके पहले देखी गई चीज से तय होती है। लॉ 12 कंट्रोल ओल्ड इनकम्पिटेंस। हमारी दुनिया में कुशलता और क्षमता को बहुत महत्व दिया जाता है। हमें सिखाया जाता है कि हर काम में बेहतर बनो, हर जिम्मेदारी संभालो और अपनी योग्यता साबित करो। लेकिन व्यवहार की वास्तविक दुनिया में कभी कभी एक दिलचस्प मनोवैज्ञानिक रणनीति काम करती है। इसे कहा जाता है कंट्रोल ओल्ड इनकम्पिटेंस। इसका अर्थ है जानबूझकर हर चीज में एक्सपर्ट ना दिखना, यानी कुछ स्थितियों में अपने आप को थोड़ा कम सक्षम दिखाना। यह सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन कई बार जो व्यक्ति हर काम में बहुत सक्षम दिखाई देता है, उसके ऊपर ही सारी जिम्मेदारियां डाल दी जाती हैं। लोग सोचते हैं यह तो सब कुछ संभाल सकता है और धीरे धीरे वह व्यक्ति हर छोटे बड़े काम के लिए चुना जाने लगता है, जिसका परिणाम होता है अत्यधिक दबाव और थकान। अब इसे एक वर्क प्लेस एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक ऑफिस में 2 कर्मचारी हैं। पहला कर्मचारी हर काम में एक्सपर्ट दिखता है। वह हर टास्क जल्दी पूरा करता है, हर समस्या का समाधान ढूंढ लेता है। कुछ ही समय में मैनेजर उसे सबसे भरोसेमंद व्यक्ति मानने लगता है और फिर हर नई जिम्मेदारी उसी के पास आने लगती है। दूसरी तरफ दूसरा कर्मचारी कुछ कामों में अच्छा है, लेकिन हर चीज में एक्सपर्ट नहीं दिखता। कभी कभी वह कह देता है, मुझे ये काम ठीक से नहीं आता या इसमें शायद कोई और बेहतर कर सकता है। अब धीरे धीरे लोग उसके पास केवल वही काम भेजते हैं जिसमें वह वास्तव में सक्षम है। साइकोलॉजी के अनुसार लोग जिम्मेदारियां परसिव्ड एबिलिटी के आधार पर बांटते हैं, यानी हम दूसरों को वही काम देते हैं जिसमें हमें लगता है कि वे सबसे ज्यादा सक्षम है। इसीलिए अगर कोई व्यक्ति हर चीज में एक्सपर्ट दिखता है तो लोग मान लेते हैं कि वह सब कुछ संभाल सकता है। कंट्रोल ओल्ड इनकम्पिटेंस का मतलब वास्तव में अयोग्य होना नहीं है। यह केवल अपनी ऊर्जा और जिम्मेदारियों को संतुलित करने की रणनीति हो सकती है, क्योंकि बुद्धिमानी केवल सब कुछ करने में नहीं होती। कई बार बुद्धिमानी इस बात में होती है कि कौन सा काम वास्तव में आपके करने लायक है और कौन सा काम दूसरों को करने देना बेहतर है। लॉ 13 स्ट्रेटेजिक विड्रॉल। मानव मन में एक गहरा नियम काम करता है। जो चीज हमेशा उपलब्ध होती है उसकी कीमत धीरे धीरे कम होने लगती है, लेकिन जो चीज दुर्लभ हो, जो हर समय मौजूद ना हो, उसकी अहमियत अचानक बढ़ जाती है। इसी सिद्धांत को कहा जाता है स्ट्रेटेजिक विड्रॉल, यानी सही समय पर थोड़ा पीछे हट जाना। यह दूरी बनाना नहीं है, यह एक मनोवैज्ञानिक रणनीति है, क्योंकि जब आप हर समय उपलब्ध रहते हैं तो लोग आपकी मौजूदगी को सामान्य मान लेते हैं। आपकी उपस्थिति एक आदत बन जाती है और अक्सर लोग उस चीज की कदर कम करने लगते हैं जो हमेशा उनके पास होती है। लेकिन जैसे ही आप थोड़ा पीछे हटते हैं, जैसे ही आपकी उपलब्धता कम हो जाती है, लोग अचानक आपकी कमी महसूस करने लगते हैं और आपकी प्रेजेंस की वैल्यू बढ़ जाती है। अब इसे एक सरल उदाहरण से समझते हैं। बिजनेस और मार्केटिंग की दुनिया इस सिद्धांत को बहुत अच्छी तरह समझती है। कई फेमस ब्रांड्स अपने प्रोडक्ट्स को हमेशा मार्केट में उपलब्ध नहीं रखते। वे लिमिटेड रिलीज स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करते हैं, यानी प्रोडक्ट केवल सीमित समय के लिए उपलब्ध होता है या फिर बहुत कम क्वांटिटी में लॉन्च किया जाता है। जैसे ही लोग सुनते हैं ओनली लिमिटेड पीसेस अवेलेबल या अवेलेबल फॉर अ शॉर्ट टाइम ओनली, तो अचानक उस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाती है। लोग जल्दी खरीदने की कोशिश करते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि कहीं मौका हाथ से निकल ना जाए। यही स्कैरसिटी की ताकत है। साइकोलॉजी के अनुसार मानव दिमाग स्कैरसिटी को इससे जोड़ता है। जब कोई चीज दुर्लभ होती है तो हमारा दिमाग मान लेता है कि वह अधिक मूल्यवान है, जो स्कैरसिटी प्रिंसिपल भी कहा जाता है। और यही नियम रिश्तों, व्यवसाय और इन्फ्लुएंस की दुनिया में भी काम करता है। अगर आप हमेशा उपलब्ध रहते हैं तो लोग मान लेते हैं कि आप हमेशा रहेंगे, लेकिन जब आप सही समय पर थोड़ा पीछे हटते हैं तो आपकी मौजूदगी फिर से मूल्यवान बन जाती है। क्योंकि कभी कभी अपनी कीमत बढ़ाने का सबसे प्रभावी तरीका हर समय आगे रहना नहीं होता, बल्कि सही समय पर एक कदम पीछे हट जाना होता है। और वही दूरी लोगों को यह एहसास दिलाती है कि आपकी मौजूदगी वास्तव में कितनी महत्वपूर्ण है। ये सभी सिद्धांत मानव मन की गहराई को समझने में मदद करते हैं, लेकिन ये याद रखना जरूरी है, इन्फ्लुएंस और मैनिपुलेशन 2 अलग चीजें हैं। ज्ञान का उपयोग लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि समझने के लिए होना चाहिए, क्योंकि लंबे समय में विश्वास ही सबसे बड़ी शक्ति है।
मानव व्यवहार कभी भी पूरी तरह तर्कसंगत नहीं होता। हमारे निर्णय, भावनाओं, अहंकार और परसेप्शन से प्रभावित होते हैं। जब आप इन साइकोलॉजिकल पैटर्न्स को समझते हैं तो आप सिर्फ दूसरों को नहीं, खुद को भी बेहतर समझने लगते हैं, और यही सच्ची बुद्धिमत्ता की शुरुआत है। अगर आपको मानव साइकोलॉजी, पावर डायनामिक्स और इन्फ्लुएंस की गहरी बातें जानना पसंद है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम ऐसे ही विषयों को गहराई से एक्सप्लोर करते हैं। और याद रखिए, सबसे बड़ी शक्ति दूसरों को नियंत्रित करने में नहीं, बल्कि मानव स्वभाव को समझने